हेलो दोस्तों, आप सभी को गुलाब जामुन जैसी मीठी मीठी नमस्कार। और उसी के साथ आप लोगों का स्वागत है आईपीओ के लव ट्रायंगल शो में। आज की इस वीडियो में हम एक एसएमई आईपीओ का पूरा कच्चा चिट्ठा खोलने वाले हैं, जहां पर एचजे लॉजिस्टिक इंडिया लिमिटेड कंपनी लेके आ रही है अपना आईपीओ, जिसकी हम पूरी की पूरी डिटेल में डिस्कशन करने वाले हैं। अगर मैं स्टार्टिंग में इसे अपने पर्सनल डिसीजन की बात करूं तो ऑलमोस्ट सर्टन है कि मैं इसे अपने हर फैमिली मेंबर के अकाउंट से अप्लाई करने वाला हूं, बीइंग एन एग्रेसिव होकर। बिकॉज एसएमई आईपीओ को जब भी हम अप्लाई करते हैं बीइंग एंड डिफेंसिव होकर कभी भी अप्लाई नहीं करते हैं। वहां पर हमारा बीइंग एंड अग्रेसिव होकर ही हम कोई भी एसएमई आईपीओ को अप्लाई कर देते हैं। बिकॉज एसएमई आईपीओ में हमारा थोड़ा सा रिस्क फैक्टर इंक्रीज हो जाता है, बट रिस्क के साथ साथ हमेशा हमारा रिवॉर्ड भी इंक्रीज होता है। इस पॉइंट को भी हमें समझना पड़ेगा। बट ये इस एसएमई आईपीओ में मेरा पर्सनल डिसीजन होने वाला है। बट जो भी फाइनल डिसीजन होगा वो मैं आप लोगों को टेलीग्राम या हमारे डेली के शो मार्केट का पैचअप और ब्रेकअप में अपडेट कर दूंगा। तो आप लोग हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना ना भूलिएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और उसी के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अब अगर हम कंपनी के काम की बात करते हैं तो जैसा कि नाम से क्लियर है, जहां पर कंपनी का जो मेन काम होने वाला है लॉजिस्टिक का होने वाला है, और उसी के साथ साथ सप्लाई चेन सोल्यूशन भी होने वाला है जो अपने कस्टमर्स को ये प्रोवाइड करती है। जहां पर ये कंपनी प्रोवाइड करती है फ्राइट फॉरवर्डिंग, कस्टमर क्लियरेंस एंड ट्रांसपोर्टेशन हैंडलिंग सर्विसेज। काफी सारी कंट्रीज में ये अपने काम को प्रोसेस कर चुकी है, जिनमें नाम आ जाते हैं अफ्रीका, साउथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप, गल्फ। आप लोग यहाँ पर बाकी सभी नाम भी पढ़ सकते हैं। और उसी के साथ साथ अगर हम कंपनी की कोर स्ट्रेंथ की बात करते हैं तो लॉन्ग स्टैंडिंग बिजनेस एंड ट्रैक रिकॉर्ड होने वाला है, और उसी के साथ साथ स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप होने वाला है इनका अपने कस्टमर बेस के साथ, और वाइड रेंज ऑफ लॉजिस्टिक सर्विसेज होने वाली है और उनके सॉल्यूशंस, और साथ ही साथ एग्जिस्टिंग एजेंसी नेटवर्क एंड अरेंजमेंट इनका काफी ज्यादा अच्छा होने वाला है। तो ये था मेन कंपनी का काम, जो कि काफी अच्छा काम होने वाला है, इसमें कोई भी दोहराई नहीं है। हालांकि मेन आईपीओ जब आते हैं तो वहां पर भी काफी सारी लॉजिस्टिक कंपनीज होने वाली हैं, और वहां पर कौन कौन सी आपके अकॉर्डिंग सबसे बेस्ट कंपनीज होने वाली हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। बेस्ट का मतलब फंडामेंटली साउंड कंपनीज की मैं बात कर रहा हूँ। अब अगर हम कंपनी की कुछ बेसिक डिटेल्स की बात कर लेते हैं तो ये आईपीओ ओपन होने वाला है 12th ऑफ दिसंबर को, क्लोज होगा 14th ऑफ दिसंबर को, और अलॉटमेंट हो जाएगी नेक्स्ट डे 15th ऑफ दिसंबर को। रिफंड मिलने शुरू हो जाएंगे 18th ऑफ दिसंबर को, और उसी के साथ साथ इसकी टेंटेटिव लिस्टिंग डेट होने वाली है 19th ऑफ दिसंबर को। T+3 डेज का फंडा हमें जहां पर भी लागू होते हुए देखने को मिल रहा है। हालांकि जहां पर सैटरडे संडे की छुट्टी होने की वजह से तो नेक्स्ट वर्किंग डेज पर ही T+3 का डे लागू हो जाता है। अगर हम कुछ और डिटेल्स की बात करते हैं तो 10 रुपीज पर शेयर का फेस वैल्यू रहने वाला है। प्राइस बैंड रहेगा 121 टू 125 रुपीज का। कट ऑफ प्राइस ही हमें अप्लाई करना पड़ेगा, यानी कि 125 रुपीज का, बिकॉज ये आई इजिली ओवर सब्सक्राइब होने वाला है। लोड साइज 1000 शेयर्स का होने वाला है। अगर हम टोटल इशू साइज की बात करते हैं तो 48 करोड़ का होने वाला है, जो कि पूरा का पूरा है फ्रेश इशू। मतलब कि अभी तक हमें यहाँ पर कोई भी तरीके की गड़बड़ देखने को नहीं मिल रही है। एनएससी में ये लिस्ट होने वाला है। उसी के साथ साथ अगर हम कोटा की बात करते हैं तो क्वालिफाइड का 50% का, एचएनआई में 15% का, और रिटेल कैटेगरी में 35% का ये कोटा होने वाला है। अगर हम लोड साइज की बात कर लेते हैं तो एक लोड 1000 शेयर्स का होने वाला है, जिसकी अमाउंट पड़ेगी 1,25,100 रुपीज। और उसी के साथ साथ एचएनआई कैटेगरी में मिनिमम 2 लोड्स के लिए अप्लाई करना पड़ेगा, जिसकी अमाउंट पड़ेगी 2,50,000 रुपीज की। क्योंकि यहाँ पर एचएनआई कैटेगरी में अभी भी एसएमई आईपीओ में प्रोपोर्शनेट बेसिस पर काम होता है, वहां पर प्रोपोर्शनेट बेसिस पर ही अलॉटमेंट होती है। तो वहां पर मैं इसे रिटेल कैटेगरी में ही अप्लाई करने वाला हूँ, बिकॉज वहां पर लोट लेने के लिए हमें काफी हैवी अमाउंट यूज करनी पड़ेगी। और उसी के साथ साथ अगर हम प्रमोटर होल्डिंग की बात करते हैं इस आईपीओ में तो यहाँ पर प्रमोटर्स जो होने वाले हैं राजेन हसमुखलाल शाह सर होने वाले हैं। और उसी के साथ साथ अगर हम प्री इशू शेयर होल्डिंग की बात करते हैं तो 67.55% और पोस्ट इशू रह जाएगा 49.64%। बट अगर हम कंपनी के मेन मुद्दे की बात करते हैं यानी कि कंपनी के फाइनेंशियल्स की, तो वहां पर जब हम देखते हैं तो टोटल असेट्स 50 करोड़ थे 2021 में, जो इंक्रीज होते होते पहुंच चुके हैं 81 करोड़ के 2023 में, और लेटेस्ट 30 सितंबर 2023 में 105 करोड़ के हमें देखने को मिल रहे हैं। अगर हम रेवेन्यू की बात करते हैं तो 124 करोड़ थे 2021 में, जहां पर हमें एक डिक्रीज होते हुए देखने को मिला, फिर से इंक्रीज होते हुए देखने को मिला 135 करोड़ का। अगर हम 30 सितंबर तक देखते तो 103 करोड़ के। दोनों ही सिनेरियो में हमें थोड़ी सी इनकंसिस्टेंसी देखने को मिल रही है, जो हमारे लिए एक हल्का सा नेगेटिव पॉइंट हो जाता है। बट बाउंस बैक काफी स्ट्रॉन्ग किया है, इस पॉइंट को भी हम इग्नोर नहीं कर सकते। अब अगर हम प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करते हैं तो 2021 में था 0.8 करोड़ का प्रॉफिट, और नेक्स्ट ईयर डबल हो चुका था। 31 मार्च 2022 में था 1.72 करोड़ का प्रॉफिट।
2023 में काफी इंक्रीज हुआ 7.6 करोड़ का प्रॉफिट और सितंबर 2023 में 9.31 का प्रॉफिट। काफी बड़ा उछाल हमें जहां पर देखने को मिल रहा है। अगर हम बॉटम लाइन की यानी कि प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करते हैं तो वहां पर जबरदस्त परफॉर्मेंस देखने को मिली है। हालांकि प्रॉफिट में इतना बड़ा इंक्रीज हमारे मन में काफी शंकाएं पैदा कर देता है। इस पॉइंट को भी हम इग्नोर नहीं कर सकते। नेटवर्थ की बात करते हैं तो 56 करोड़ की, रिजर्व एंड सरप्लस में इनके पास 45 करोड़ का कैश पड़ा है और उसी के साथ साथ इनकी टोटल बोरोइंग है 29.52 करोड़ की। अगर हम ओवरऑल में फाइनेंशियल्स की बात करते हैं, अगर हम बॉटम लाइन की बात करते हैं तो हमें कोई भी दिक्कत देखने को नहीं मिल रही है। हालांकि हमारे मन में डाउट्स आ जाते हैं कि एकदम से इतना इंक्रीज प्रॉफिट में देखने को मिल रहा है, बल्कि हमें रेवेन्यू में इतनी इंक्रीजमेंट देखने को नहीं मिल रही है। बट अगर हम टॉप लाइन की बात करते हैं, टोटल असेट रेवेन्यू की, तो वहां पर हमें इनकंसिस्टेंसी देखने को मिल रही है। अगर हम ओवरऑल में फाइनेंशियल्स की बात करते हैं तो हम ओके ओके टू स्लाइटली पॉजिटिव इनके फाइनेंशियल्स को बोल सकते हैं। इतने ज्यादा अच्छे नहीं बोलूंगा बिकॉज यहाँ पर हमें इनकंसिस्टेंसी देखने को मिली है। और उसी के साथ साथ अब अगर हम कंपनी के मेन ऑब्जेक्टिव की बात करते हैं, क्यों लेके आ रही है ये कंपनी अपना आईपीओ, तो इनको अपनी रीपेमेंट करनी है, अपनी कुछ बोरिंग की जो कंपनी ने ले रखी है, और उसी के साथ साथ वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट है, एंड थर्ड जनरल कॉर्पोरेट पर्पस। कोई इतना बड़ा मुझे यहाँ पर इनकी तरफ से देखने को नहीं मिला है कि कंपनी कुछ नया इन्वेस्टमेंट करने की सोच रही है या कुछ ऐसा कि अपने बिजनेस को इंक्रीज करने के लिए। तो उस वजह से ये भी मेरे लिए एक नेगेटिव पॉइंट होने वाला है। बट अगर हम कंपनी की फंडामेंटल्स की बात करते हैं तो पी रेशियो निकल कर आता है 14.414 का, रिटर्न ऑन इक्विटी 24% की, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयमेंट 18.58% की, डेट टू इक्विटी रेशियो 1.08 की, ईपीएस 8.84 की और रिटर्न ऑन नेटवर्थ 24.41% की। सब कुछ मुझे ओके देखने को मिल रहा है सिवाय ईपीएस के। ईपीएस हमें थोड़ी सी कम देखने को मिल रही है, तो जहां पर हम सिर्फ ओके ओके ही बोलेंगे। अदरवाइज आरओई, आरओसी, रिटर्न ऑन नेटवर्थ में हमें कोई भी दिक्कत देखने को नहीं मिली है। अगर हम बात करते हैं पीयर कंपैरिजन में जाकर, तो वहां पर अगर हम बात करते हैं पीयर कंपैरिजन की, तो सबसे पहले आ जाता है कार्गो ट्रांस, जिसका पी रेशियो निकल कर आता है 16.64 का, पार्टल इंटीग्रेटेड लॉजिस्टिक 14.07 का, टाइगर लॉजिस्टिक 18.12 का, टोटल ट्रांसपोर्ट सिस्टम जिसका पी है 78.70 का। अगर हम बात करते हैं वैल्यूएशन वाइज, तो फाइनली एक ऐसा आईपीओ जहां पर कंपनी ने हमारे लिए स्कोप छोड़ा है, और वैल्यूएशन वाइज जहां पर ये इतना महंगा आईपीओ नहीं आ रहा है, जिसकी वजह से ये आईपीओ मुझे पसंद आ चुका है, और उसकी वजह से जीएमपी में भी हमें काफी ज्यादा डिमांड इसमें देखने को मिल रही है। अगर हम आज के टाइम पे इसका जीएमपी देखते हैं तो वहां पर 80% के करीब का हमें जीएमपी देखने को मिल रहा है, जो कि हमें काफी अच्छा देखने को मिल रहा है। अगर यहाँ पर वैल्यूएशन वाइज भी हमारे पास थोड़ा सा भी स्कोप ना छोड़ा होता तो मैं इस आईपीओ को इजीली इग्नोर कर देता। बट कंपनी अच्छी है, फाइनेंशियल भी हमें अच्छे देखने को मिले हैं, इतने बुरे देखने को नहीं मिले हैं कि मैं वहां पर टेंशन में आ जाऊं। बट ओवरऑल में मेरी पर्सनल स्टडी के अकॉर्डिंग मुझे ये आईपीओ इंटरेस्टेड लग रहा है, और जो आईपीओ मुझे इंटरेस्टेड लग रहा है उसी एसएमई आईपीओ की मैं आप लोगों के सामने वीडियोस लेकर आता हूं। और उसी के साथ साथ जो भी इसमें मेरा फाइनल डिसीजन होगा वो मैं आप लोगों को अपडेट कर दूंगा। बट प्योरली और प्योरली मेरा यहाँ पर माइंडसेट हमेशा किसी भी आईपीओ में लिस्टिंग गेन के लिए होता है, वहां पर मैं किसी भी आईपीओ में लॉन्ग टर्म के लिए नहीं जाता हूँ। अगर मुझे किसी भी आईपीओ में जब लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग में काम करना है तो वहां पर मेरी प्रेफरेंस होती है म्यूचुअल फंड, क्योंकि लॉन्ग टर्म में जो मुझे पैसा म्यूचुअल फंड बना के देगा, वहां पर मुझे शायद इन्वेस्टिंग में डायरेक्ट स्टॉक्स में इतना ना बना पाऊं, और वहां पर मेरी टेंशन भी होती है, और जहां पर मुझे कुछ भी टेंशन नहीं होती है, तो इस वजह से मैं म्यूचुअल फंड को इन्वेस्टिंग के लिए प्रेफरेंस देता हूँ। बट अगर आप लोग भी चाहते हो कि हम आपकी हेल्प करें आपके म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो में, अगर आपकी क्वेरी है या फिर आपको भी कोई भी हेल्प चाहिए आपकी इन्वेस्टमेंट के रिगार्डिंग, या फिर आप चाहते हो कि हम आपकी इन्वेस्टमेंट करने में आपकी हेल्प करें अकॉर्डिंग टू योर नीड्स, योर गोल्स और योर रिस्क मैनेजमेंट, तो आपको डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर मिल जाएगा, आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, आपकी क्वेरी को जल्दी से जल्दी सॉल्व कर दिया जाएगा। बट जो भी इसमें आपका डिसीजन हो, एक बार अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट जरूर कर लीजिएगा, और उसी के साथ साथ अपने रिस्क रिवार्ड रेशियो को मैनेज करके कोई एक्शन बनाइएगा। तो देवी और सज्जनों, उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी, तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें। हर हर महादेव।